यह लो भाभी तुम्हारा पत्र। राकेश ने मुस्कुराते हुए गुलाबी रंग के पत्र को विवाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सर्दियों की गुनगुनी धूप में बाहर आंगन में बैठी विमला देवी ने बहू के हाथों में पत्र देखा तो बोली, किसका पत्र है? मेरे एक मित्र का पत्र है माँ जी। कहते हुए विवाह पत्र लेकर अपने कमरे में दाखिल हो गई तो राकेश अपनी माँ के पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान हर बात पर अब गौर करने लगा था। साधारण सी घटना को भी राकेश संदेह की नज़र से देखने परखने लगा था। यूं तो विवाह के पत्र अक्सर आते रहते थे, पर उस दिन जिस महक मुस्कान के साथ उसने वह पत्र देवर के हाथ से लिया था, उसे देखकर राकेश की निगाह में संदेह का बादल उमड़ आया। राकेश बेटा, उमा की कोई चिट्ठी नहीं आती। लड़की की राजी खुशी का तो पता करना ही चाहिए। विमला देवी अपनी लड़की के लिए चिंतित हो उठी थी। माँ उमा को भी तो यहाँ से कोई पत्र नहीं लिखता, वह बेचारी कब तक पत्र डालती रहे। पर बहू तो अक्सर डाकखाने जाती है। विमला देवी ने कहा, आपकी बहू अपने मित्रों को पत्र डालने जाती है माँ, अपनी ननद को नहीं। जिन्हें यह पत्र डालने जाती हैं उनकी लगातार चिट्ठियां आती रहती हैं। अब देखो, इस पिछले 15 दिनों में उनके पास यह दूसरा गुलाबी लिफाफा आया है। राकेश ने तनिक गंभीरता से कहा, बहू के इन मित्रों के बारे में मुकेश को तो पता होगा। इस बार विमला देवी भी सशंकित हो उठी थीं। यूं उन्हें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं थी। वह सुंदर सुघड़ और मेहनती थी। नए नए पकवान बनाने और सबको आग्रह से खिलाने पर ही वह संतोष मानती थी। सबके सुख दुख में तो वह ऐसे घुल मिल जाती जैसे वे उसके अपने ही सुख दुख हों। घर के सदस्यों की रुचि का वह पूरा ध्यान रखती। इन पत्रों के सिलसिले ने बिमला देवी के माथे पर अनायास ही बल डाल दिए। उन्होंने राकेश से पूछा, पत्र कहाँ से आया है? राकेश कंधे उचकाकर बोला, मुझे क्या मालूम, भाभी के किसी पत्र मित्र का पत्र है। अच्छा अच्छा, जब मुकेश छोटा था तब वह भी बाल पत्रिकाओं से बच्चों के पते ढूंढ ढूंढ कर पत्र मित्र बनाया करता था और उन्हें पत्र भेजा करता था। बिमला देवी ने याद करते हुए कहा, बचपन के औपचारिक पत्र मित्र समय के साथ साथ छूटते चले जाते हैं। भाभी की तरह उनके लगातार पत्र नहीं आते। कहते हुए राकेश ने बाहर की राह ली और बिमला देवी अकेली आंगन में बैठी रह गईं। सर्दियों के गुनगुने दिन धूप ढलते ही बीत जाते हैं। विवाह ने जब तक चाय नाश्ते के बर्तन समेटे सांझ ढल चुकी थी, वह फिर रात का खाना बनाने में व्यस्त हो गई। मुकेश को बढ़िया खाना खाने का शौक भी था और वह दफ्तर से लौटकर जल्दी ही रात का खाना खाने का आदी भी था। लगभग पूरा महीना सर्दी की चपेट में ठंड से ठिठुरते हुए कब बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। गर्मी की दस्तक देती एक दोपहर में जब विभा नहाकर अपने कमरे में आई तो देखा मुकेश का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा है। वह मुस्कुराकर अपनी साड़ी का पल्ला हवा में लहराते हुए बोली, सुनिए। विवाह की आवाज़ सुनकर मुकेश ने उसकी तरफ पलट कर देखा। विवाह ने मुकेश की दी हुई गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन मुकेश के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें स्पष्ट उभर आई थीं। उसने एक गुलाबी लिफाफा अपनी पत्नी के आगे रखते हुए कहा, तुम्हारा पत्र आया है। मेरा पत्र? विवाह ने आगे बढ़कर वह पत्र अपने हाथ में उठाया और चहक कर बोली, अरे यह तो मोहन का पत्र है। मुस्कुराकर विवाह वह पत्र खोलकर पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग थिरकने लगे थे। मुकेश पत्नी पर एक दृष्टि डालकर सिगरेट सुलगाते हुए बोला, यह मोहन कौन है? मेरे पत्र मित्रों में सबसे अधिक स्नेहशील और आकर्षक। विवाह पत्र पढ़ते पढ़ते ही बोली। विवाह पत्र पढ़ती रही और मुकेश चोर निगाहों से पत्नी को देखता रहा। पत्र पढ़कर विवाह ने दराज में डाल दिया और फिल्मी धुन गुनगुनाती हुई ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपनी छवि निहारते हुए बाल संवारती रही। मुकेश ने घड़ी में समय देखा और विवाह से बोला, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? खाना तो लगभग तैयार है, कहते हुए विवाह रसोई की तरफ चल दी। जब रसोई से बर्तनों की उठापटक की आवाज आनी शुरू हो गई तो मुकेश ने दराज से वह पत्र निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। हिमाचल के चंबा जिले के किसी गांव से आया वह पत्र पर्वतीय संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करता हुआ विवाह को सपरिवार वहां आकर कुछ दिन रहने का निमंत्रण दे रहा था।
विवाह को सब परिवार वहां आकर कुछ दिन रहने का निमंत्रण दे रहा था। विवाह के द्वारा भेजे गए नए साल के बधाई कार्ड और पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी उस पत्र में दिए गए थे। पत्र की भाषा लुभावनी और लिखावट सुंदर थी। विवाह ने मेज पर खाना लगा दिया था। पूरा परिवार भोजन करने बैठ चुका था, पर मुकेश न जाने क्यों उदास सा था। राकेश बराबर में बैठा लगातार अपने भैया के मर्म को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी भाभी पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। राकेश ने मटर पनीर का डोंगा भैया के आगे सरकाते हुए कहा, आपने मटर पनीर की सब्जी तो ली ही नहीं, देखिए तो कितनी स्वादिष्ट है। मुकेश ने राकेश के हाथ से डोंगा ले लिया, पर वह बेदिली से ही खाना खाता रहा। मुकेश की स्थिति देखकर राकेश ने निश्चय किया कि वह इस बार भाभी के नाम आया कोई भी पत्र मुकेश के ही हाथों में देगा। जितनी जल्दी हो सके इन पत्रों का रहस्य भैया के आगे खुलना ही चाहिए। राकेश के हृदय में बनी योजना ने साकार होने में अधिक समय नहीं लिया। एक दोपहर जब वह अपने मित्र के यहाँ मिलने जा रहा था, उसे डाकिया घर के बाहर ही मिल गया। वह विवाह भाभी का गुलाबी लिफाफा अपनी जेब के हवाले करता हुआ बाहर निकल गया। राकेश जब घर लौटा तब मुकेश घर पहुंच चुका था। भाभी रसोई में थीं और माजी बरामदे में बैठी रेडियो सुन रही थीं। राकेश ने अपनी जेब से लिफाफा निकालकर मुकेश के हाथ में देते हुए कहा, भैया शायद यह पत्र भाभी का है। मैं सतीश के घर जा रहा था कि डाकिया रास्ते में ही मिल गया। ओह अच्छा अच्छा, मुकेश ने पत्र हाथ में लेते हुए कहा। अपने दफ्तर का पत्र उसने दफ्तरी कागजों में रख लिया और उमा का पत्र घर में सबको पढ़कर सुना दिया। विवाह के नाम से आया पत्र उसने तकिए के नीचे रख दिया। रात को कामकाज निपटाकर विवाह लौटी तो मुकेश ने गुलाबी लिफाफा उसे थमाते हुए कहा, यह लो तुम्हारा पत्र। मेरा पत्र इस समय? विवाह ने आश्चर्य से कहा, आया तो यह दोपहर की डाक से था जब मैं दफ्तर में था, लेकिन अभी तक यह आपके देवर की जेब में था। मुकेश ने पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। विवाह ने मुस्कुराकर वह पत्र खोला और पढ़ने लगी। शायद पत्र में कोई ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़कर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुकेश ने इस बार पलट कर पूछा, मोहन का पत्र है? हाँ, लेकिन आपने कैसे जान लिया? विवाह ने हंसते हंसते ही पूछा। लिफाफे को देखकर कुछ और बताओगी इन महाशय के बारे में? मुकेश ने पलंग पर बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहन एक सुंदर नवयुवक है, उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। मुझे तो उसकी शरारती आंखों की मुस्कुराहट बहुत भाती है, विवाह ने सहज भाव से कहा। मुकेश ने फिर पत्नी से कुछ नहीं पूछा और मुंह फेर कर लेट गया। घर गृहस्थी की गाड़ी ठीक पहले जैसी ही चलती रही, पर मुकेश का स्वभाव और व्यवहार दिनों दिन बदलता चला गया। अब अक्सर वह देर रात को घर लौटता, खाना भी अक्सर वह बाहर से ही खाकर आता और आकर सीधे अपने कमरे में घुस जाता। माजी और राकेश भी मुकेश का व्यवहार देखकर परेशान थे। मुकेश और विवाह के बीच धीरे धीरे एक ठंडापन पसरने लगा था। दोनों के बीच वार्तालाप भी अब बहुत संक्षिप्त होता था। आखिर एक शाम विवाह ने मुकेश के हाथ से सिगरेट छीनते हुए तुनक कर कहा, आप किस सोच में डूबे रहते हैं, मुझसे कुछ बात क्यों नहीं करते? विवाह की आंखों में आंसू भर आए। मुकेश ने विवाह की बात का कोई जवाब नहीं दिया, फिर कुछ देर रुक कर बोला, मैं न तो मोहन की तरह सुंदर हूँ, न ही बलिष्ठ, न मैं उसकी तरह योग्य हूँ और न ही आकर्षक। मुकेश ने रूखे स्वर में जवाब दिया, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं अब तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ अधिक दिनों तक नहीं निभा सकता। मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें आज़ाद करने की सोच रहा हूँ, जिससे कि तुम मोहन के पास आसानी से जा सको। मुकेश ने अत्यंत ठंडे स्वर से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? विवाह घबरा कर बोली। उसे लगा संदेह के एक नन्हे कीड़े ने उसके दाम्पत्य की गहरी जड़ों को क्षण भर में कुतर डाला है। मैं वही सच कह रहा हूँ जो तुम नहीं कह सकी और छिपकर प्रेम का नाटक खेलती रही। अब मुकेश के स्वर में कड़वाहट घुल गई थी। ऐसा मत कहिए, मोहन सिर्फ मेरा पत्र मित्र है और कुछ नहीं। मेरे मन में आपके प्रति गहरी निष्ठा है और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। कहते हुए विवाह की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
तुम चाहे अब अपनी कितनी भी सफाई क्यों न दो, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि मोहन तुम्हारा केवल पत्र मित्र है। कौन पति यह सहन कर सकता है कि उसकी पत्नी को कोई पराया मर्द प्रेम पत्र भेजता रहे। आप पत्र पढ़कर देख लीजिए, यह कोई प्रेम पत्र नहीं है। विभा ने जल्दी से मोहन का पत्र दराज से निकालकर मुकेश के आगे रखते हुए कहा, यह पत्र अब तुम अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखो। तुम नहीं जानते हो मुकेश, मेरी दोस्ती सिर्फ कागज के पत्रों तक ही सीमित है। मेरा मोहन से ऐसा वैसा कोई संबंध नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मुझे क्या समझाओगी? शादी के बाद भी तुम्हारी आंखों में मोहन का रूप बसता रहा, तुम्हारे हृदय में उसके लिए हिलोरें उठती हैं। मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, समझी? मुकेश पलंग से उठकर सोफे पर जा लेटा। विवाह देर तक सुबकती रही। अगली सुबह मुकेश कुछ जल्दी ही उठ गया। जब तक विवाह अपनी आंखों को मलते हुए उठी, तब तक तो वह जाने के लिए तैयार भी हो चुका था। विवाह ने आश्चर्य से घड़ी की तरफ देखा, 8 बज रहे थे। विवाह घबरा कर जल्दी से रसोई में पहुंची। वह मुकेश के लिए नाश्ता बना कर लाई, परंतु वह जा चुका था। विभा मुकेश को दूर तक जाते हुए देखती रही। नाश्ते की प्लेट अब तक उसके हाथों में थी। क्या हुआ बहू? दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी सास ने भीतर आते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ जी, विभा ने सास से आंसू छिपाते हुए कहा। मुकेश क्या नाश्ता नहीं करके गया? उन्होंने विभा के हाथ में प्लेट देखकर पूछा। जल्दी में चले गए, कहते हुए विभा रसोई की तरफ मुड़ गई। ऐसी भी क्या जल्दी कि आदमी घर से भूखा ही चला जाए? मैं देख रही हूँ तुम दोनों में कई दिनों से कुछ तनाव चल रहा है। बात बढ़ने से पहले ही निपटा लेनी चाहिए बहू, इसी में समझदारी है। शाम को मुकेश दफ्तर से लौटा तो माँ ने उसे अपने समीप बैठाते हुए कहा, मुकेश आजकल इतनी देर से क्यों लौटता है? माँ, दफ्तर में आजकल काम कुछ ज्यादा ही रहता है। आजकल तू उदास भी रहता है। नहीं नहीं माँ, मुकेश ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा और अपने कमरे में चला गया। दिन भर के थके और भूख से बेहाल हुए मुकेश ने जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई, उसे अपने बिस्तर पर शादी का एल्बम नजर आया। कपड़े उतारने को बड़े हाथ अनायास ही एल्बम की तरफ बढ़ गए। वह एल्बम देखने बैठ गया। हंसी ठिठोली, मान मनोहार, रिश्तेदारों की चुहल भरी बातें एक बार फिर मन में ताजा हो उठी। तभी विभा ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए चाय। मुकेश का गुस्सा अभी भी नाक पर चढ़ा था, पर उसने पत्नी के हाथ से चाय का प्याला ले लिया। विभा फिर रसोई घर में चली गई। मुकेश जब तक हाथ मुंह धोकर बाथरूम से निकला, विमला देवी ने बेटे को पुकारा, मुकेश आओ बेटे, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विभा ने खाना परोसा और मुकेश चुपचाप खाना खाता रहा। गरम रोटियां सबकी थालियों में परोसते हुए विभा ने यह तो जान लिया था कि मुकेश बार बार उसको आंख के कोने से देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिल रहे हों। रात में बिस्तर पर बैठते हुए विभा बोली, देखिए मेरे दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हाँ, आज तक मैं अपने बरसों पुराने पत्र मित्रों के पत्रों को सहज रूप से ही लेती रही। मेरे समझने में यह भूल अवश्य हुई कि मैंने कभी गंभीरता से इस विषय पर सोचा नहीं। मुकेश चुपचाप दूसरी तरफ निगाहें फेरे बैठा रहा। विभा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज दिन भर मैंने इस विषय पर गहराई से सोचा। मेरी एक साधारण सी भूल के कारण मेरा भविष्य एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हम दोनों की सुखी गृहस्थी अलगाव की तरफ मुड़ गई है। मैं आज ही आपके सामने इन कागज के रिश्तों को खत्म किए देती हूँ। यह कहते हुए विभा ने वर्षों से संजोया हुआ बधाई कार्डों व पत्रों का पुलिंदा चिंदी चिंदी करके फाड़ दिया और मुकेश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए धीरे से कहा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ। शक के कारण अपनत्व की धुंधली पड़ती छाया मुकेश की पलकों को गीला करके उजली रोशनी दे गई। वह पत्नी के हाथ को दोनों हाथों में दबाते हुए बोला, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है विभा। अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास समय रहते ही हो गया। जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसे भूल जाओ विभा। मुझे गुस्सा तुम्हारी लापरवाही ने दिलाया। एक के बाद एक तुम्हारे पत्र आते चले गए। जरा सोचो, अगर घर के बुजुर्ग इन पत्रों को गलत नजरिए से देखने लगते
तो परिवार में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। मुकेश ने धीमे स्वर में कहा। विभा कुछ नहीं बोली। मुकेश ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, उस शाम जब राकेश ने तुम्हारा वह पत्र मेरे हाथों में दिया था, तो तुम नहीं जानती वह कैसी विचित्र निगाहों से तुम्हें ताक रहा था। वह लांछित दृष्टि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता विभा। हम ऐसा कोई काम करें ही क्यों जिसमें हमारे साथ साथ दूसरों का भी सुख चैन खत्म हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं, विभा ने इस बार मुकेश की आंखों में देखते हुए कहा। उसने मन ही मन अपने पति का धन्यवाद किया, जिस तरह मुकेश ने भविष्य में होने वाली बदनामी से विभा को बचाया। यह सोचकर वह आत्मविभोर हो उठी, फिर सुखद भविष्य की कल्पना में खो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।